हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL के लिए लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके परीक्षा में आना है, यहाँ से भी क्वेश्चन, तो आप देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर करा दिया हूँ और एक सेट भी करा दिया हूँ। तो ये है सेट नंबर, ये सेट नंबर दूसरा है। अगर आप पीछे वाले नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ आज का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 व्यक्ति अर्थात M, N, O और P एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आगे जो देख रहे हैं आप M, N के टर्म में ये अलग अलग दिशा के साथ दे दिया है। तो आप क्या कीजिए, एक डायरेक्शन बना लीजिए। मैं आपको बना के अभी दिखाता हूँ, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट बोला रहता कि चारों मेज पे चारों साइड बैठा है, अगर ये ऐसे बोला रहता कि चारों मेज के ऊपर चारों साइड बैठा है, तो आप यहाँ बैठा देते। लेकिन नहीं, ये दिशा के साथ इन्वॉल्व कर दिया है। तो आपको सबसे पहले बात क्या करना पड़ेगा, एक दिशा बना लीजिए। ठीक है, जब दिशा के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आपको दिशा ही बना करके कीजिएगा, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब क्वेश्चन को पढ़िए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि M N की उत्तर पश्चिम दिशा में है। M जो है कहाँ पे, यहाँ पे है। किससे, N से, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम यही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। तो M जो है उत्तर पश्चिम में N से, मतलब आपको दिख रहा है इधर की तरफ है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि N जो है O की दक्षिण दिशा में है। N जो है, ये N जो आप देख रहे हैं ये कहाँ पे है कि O के दक्षिण दिशा में। तो O यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दक्षिण दिशा में आ गया। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है M P की उत्तर दिशा में है। M यानी कि M जो है, ये M जो है किधर है, तो P के उत्तर दिशा है, मतलब P यहाँ पे होगा, तभी तो इसके उत्तर दिशा में है। ठीक है, अब आप इसको पकड़ करके एक बना दीजिए, क्या, स्क्वायर बना दीजिए, मतलब वर्ग के चारों साइड बैठा हुआ है। तो ऐसे आप देख लीजिए चारों कोना पे बैठा है। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि O P की किस दिशा में है। तो O ये हो गया, O अपना, ये किस दिशा में P के, तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ पे आपको क्या पता चला कि उत्तर और पूर्व दिशा में, यही है ना, उत्तर और पूर्व दिशा में। तो ये हो गया। मैं आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा घसा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा पेन चलाया हूँ। आप डायरेक्ट एक ही बार में लिखते जाइएगा, हो जाएगा आपका। क्योंकि अब डायरेक्ट इसे स्क्वायर से जाइएगा ना तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इस डायरेक्शन पे जाइएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति A, B, C, D और E 5 मंजिले के निर्माण भूतल में रहते हैं। सबसे नीचे वाले मंजिल A है और सबसे ऊपर वाले मंजिल 5वां है। ये तो आपको पता ही होता है, क्योंकि 5 मंजिल है तो सबसे ऊपर वाले 1 होगा और सबसे ऊपर वाला 5वां। A को कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या वाले तल पर रहता है, और D न तो सम संख्या वाले तल पे और ना ही अभाज्य संख्या वाले तल पे रहता है। C के तल के ऊपर कोई भी नहीं रहता है। E एक सम संख्या वाले तल पे रहता है, तो ठीक मध्य में कौन है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको साथ साथ ही काम करते जाना है। वो क्या काम करना है कि आपको 5 मंजिल बना लेना है एकदम बहुत जल्दी से, ताकि आपको समझने में थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए मैं आपको ये बना के बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1 मंजिल हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5 मंजिल हो गया। ये होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपको कि पहला जो है A जो है किसके, सम अभाज्य संख्या वाले। तो ये होता है 2 जो होता है, एक ऐसा होता है, एक ही ऐसा नंबर होता है कि ये सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो A आपको यहाँ पे बैठा हुआ मिल गया। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि D न तो सम संख्या वाले पे है, वाले तल पे, और ना ही अभाज्य वाले। तो सम पे भी नहीं, मतलब यहाँ भी नहीं होगा, और अभाज्य वाले पे भी नहीं, मतलब 3 और 5 अभाज्य है, ये इस पर भी नहीं होगा। तो D कहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, A पे। चलिए आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि C के तल के ऊपर कोई नहीं है रहता है। तो C मतलब सबसे ऊपर में रहता है, तभी तो इसके तल के ऊपर कोई नहीं रहता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई नहीं रहता है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। E एक सम संख्या वाले तल पे रहता है। सम संख्या अब इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, मतलब E यहाँ पे रहता है। तो ए को जो बच गया B, वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। आपको सबसे मध्य में पूछा था कौन होगा, तो सबसे मध्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है, B दिखाई दे रहा है। तो मतलब यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा D। ठीक है, आप समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में समीर की ऊपरी से 12वां रैंक है। मतलब अगर 40 छात्र है यहाँ पे, ठीक है, 40 छात्र है टोटल, तो समीर जो है ऊपर से कितने, 12वें नंबर पे। समीर को हम ऐसे लिख लिए और ये 12वें नंबर पे। ठीक है, आगे पढ़िए। आलोक समीर से ठीक 8 रैंक नीचे है, मतलब इसे 8 रैंक नीचे है। कौन, तो आलोक। आलोक को ऐसे लिख लिए और ये 8 रैंक इससे नीचे है।
तो आलोक नीचे से कितने रैंक पे है? तो आलोक ऊपर से कितने रैंक पे हो गया भाई? आलोक ऊपर से ये 12 पे समीर था और 8 इसमें इससे नीचे है, तो मतलब आलोक 20वें रैंक पे हो गया। कहाँ? नीचे से। और 40 लोग टोटल था, तो एकर मतलब क्या हो गया कि आलोक से नीचे भी 20 लोग हैं। और तो आलोक कितने पे हो जाएंगे? नीचे से। तो 20 लोग तो इससे नीचे है, तो अगर हम नीचे से देखेंगे इनको तो ये 21वें नंबर पे हो जाएंगे। बात समझ गए? क्योंकि 20 लोग तो इससे नीचे हैं, तो ये है कितने नंबर पे नीचे से? तो 21वें नंबर पे, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक अक्षर श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ अक्षर लुप्त हैं। उस अक्षर का चयन करें जिसके अक्षर से उस क्रम इन रिक्त स्थानों को भरा जा सके। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले बात आपको रिक्त स्थान को मतलब जितना भी स्थान है उसको एक बार काउंट कर लीजिए। तो कितना है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 को है। ठीक है, तो इसमें तो जो क्रम बनेगा या तो 3-3 का बनेगा या 4-4 का बनेगा। तो आप पहले 3-3 का हम क्रम ट्राई करते हैं। देखिए 3 का क्रम ये, 3 का क्रम ये, तो यहाँ 3 का जो हम क्रम ले रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जो है अगर हम P डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद हम Q डालते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3 बार P और 3 बार Q, फिर से 3 बार P और फिर से 3 बार Q। ठीक है, तो ये क्रम अपना दिखाई दे दिया क्रम। तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पे है। आपको कितना बार आ जाएगा? मतलब आपको यहाँ पे Q हो जाएगा ना ये। ठीक है, 3 बार P और 3 बार Q, फिर 3 बार P और फिर 3 बार Q, मतलब PQ ऑप्शन में कहाँ पे देखिए? तो PQ और PQ यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण के दाईं ओर स्थापित किए जाने पर, मतलब इसमें आकृति, मतलब दर्पण को आप यहाँ पे लगा दीजिए, दाईं ओर लगा देते हैं तो इसमें जो बनेगा इमेज वो कैसा बनेगा? तो देखिए दर्पण आप जब भी लगाते हैं तो ये इमेज जो सबसे दूर है वो सबसे दूर चला जाएगा। मतलब ये P जो है यहाँ पे उलट करके आ जाएगा, वो कैसा? ऐसा दिखेगा सबसे दूर। और ये C जो है ये जस्ट उल्टेगा और कैसा दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा C। तो सबसे पहले बात, ऐसे में पूरा को मिलाने से पहले एक बार फर्स्ट और लास्ट जरूर मिला के देख लीजिए। तो देखिए P जो इधर जाएगा तो Q बन जाएगा, और देखिए जब Q भी बन जाएगा लेकिन ये नीचे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, Q बनने के बाद भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऐसे कहाँ पे? तो एगो तो ऑप्शन इसमें दिख रहा है और एगो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? तो इसमें दिख रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट गया दो ऑप्शन। अब सी को देखिए तो सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। उसके बाद आप किसको? अब फिर से ए को देखिए। ए को जब देखें तो ए आपका सीधा जैसा इधर है वैसे ही उधर ही दिखाई देगा, तो आपको यहाँ ही दिखाई दे। देखिए यहाँ पे आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें सबको मिलाने से पहले फर्स्ट और लास्ट को चेक कर लीजिएगा, कई बार इतना ही से आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कई बार प्रश्न पूछता है ऐसे कि बनाया नहीं जा सकता है, कई बार पूछता है बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। कई बार ये रहता है ना कि बनाया नहीं जा सकता है, और उसको आप ये पढ़ लिए अगर कि बनाया जा सकता है तो उसमें 3 गो ऑप्शन रहता है वैसे जो बनाया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत जल्दी में ऐसा क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। तो देखिए बनाया जा सकता है तो इसमें ए बनाया जा सकता है, बाकी ये नहीं बनाया जाएगा। देखिए इसमें ये जो पेरेंट्स वर्ड है, जब बेसिक वर्ड है, इसमें जी कहीं है नहीं, तो ये कैसे बनाया जाएगा? नहीं बनेगा। इसमें भी जी दे दिया, मतलब ये भी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इसमें जी है ये नहीं। अब उसके बाद देखिए इसमें 2 जगह सी दे दिया, इसमें एक को सी है तो ये भी नहीं बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को बड़ा आसानी से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए कह रहा है स्टूडेंट के प्रत्येक स्वर को, पहले तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए कह रहा है स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। मतलब स्वर कौन कौन होता है? तो आप बोलिएगा AEIOU, इतना ही होता है स्वर। ठीक है, तो इसमें देखिए स्वर कौन कौन है? तो यू तो स्वर है। ठीक है, तो इसको अगले अक्षर से बदलना है, मतलब यू के जगह क्या आ जाएगा? भी। और एक ये भी स्वर है ई, तो ई के जगह क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। बदल दिए हम, आगे पढ़िए। बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। मतलब जो अभी जो बच गया व्यंजन है इसके पिछले अक्षर से बदलिए। तो एस, तो ये पिछला क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये टी है तो पिछला क्या रहा होगा? एस रहा होगा। ये डी है तो पिछला क्या रहा होगा? सी रहा होगा। ये एन है तो पिछला क्या रहा होगा? एम रहा होगा। ये टी है तो पिछला क्या रहा होगा? एस रहा होगा। अब आगे पढ़िए क्या करें, बदल दिया जाए। और इस प्रकार बने शब्द
के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से बाएं अवस्थित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं से पांचवा, आपको पूछा क्या है तो दाएं से पांचवा, दाएं क्या पूछा है, दाएं से पांचवा पूछा है आपको, ठीक है। लेकिन इसको व्यवस्थित कैसे करना है तो सीधे अगर बोला रहता अंग्रेजी वर्णमाला में तो हम इधर छोटा से इधर से लेते और इधर की तरफ सजाते, लेकिन ये इसमें कंडीशन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सजाना है, लेकिन किधर, तो आपको बोला है दाएं से बाएं, मतलब इधर से इधर जाना है। मतलब अगर ए लेटर रहता तो यहाँ पे ए होता और यहाँ पे जेड होता, इधर से हमको जाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ जो दिया है इसमें से कौन आएगा तो सी आएगा, ठीक है। सी के बाद कौन आएगा, सी हो गया, तो अब एफ आएगा। एफ के बाद कौन आ जाएगा तो आप बोलिएगा एम आएगा। एम के बाद कौन आ जाएगा तो एम से बड़ा जो है अब डायरेक्ट आपको आर है। आर के बाद क्या है तो एस है और एस है। 2 4 6 7 को था, 2 4 6, एक और कौन छूट गया भी, तो भी आपको यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए दाएं से पांचवा पूछा है तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा दाएं से कौन हो गया तो ये एस हो गया पांचवा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन हो जाएगा तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये सही हो जाएगा आपका एस। चलिए तो हो गया, क्वेश्चन समझ गए, क्योंकि इसमें लैंग्वेज को सही से पढ़ना था, उसके बाद एडजस्टमेंट करना था, और ये दाएं बाएं को खास करके एडजस्टमेंट करना था। ये दाएं बाएं में अगर आप कन्फ्यूज कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बारीकी से आपको पढ़ना है ऐसे क्वेश्चन के, क्योंकि आप एक ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बारीकी समझने के लिए क्वेश्चन में जरूर दिया जाएगा। सिर्फ हल्का क्वेश्चन लगा लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से कौन अक्षर का चयन करे, मतलब विषम अक्षर का। ये क्या कर रहा है विकल्पों में विषम, मतलब एक डिफरेंट है, बाकी सब सेम होगा। तो देखिए यही डिफरेंट है आपका, जो ए नंबर ऑप्शन है ना यही डिफरेंट है, बाकी बी सी और डी जो है ये सब सेम है। कैसे तो बताता हूँ। देखिए इस तीनों अक्षर में से बीच में क्या आया तो वॉवेल आया है, इसके भी बीच में वॉवेल आया है, इसको भी बीच में वॉवेल है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि वॉवेल से स्टार्ट ही हुआ है, ये स्टार्ट ही हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ये हो जाएगा विषम, बाकी सब सेम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कथन और निष्कर्ष आपका दिया गया है। जब ये कथन निष्कर्ष का आंसर मतलब क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाना चाहिए, कथन के अंदर जो चीज़ भी दिया गया है उसको हमको सही मान के करना है। ऐसा नहीं हम रियल जीवन से इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, जो दिया है उसी को सही मानते हैं। अगर हमें बोल देइए कि चांद पे साड़ी का दुकान है तो हमको मान लेना है, हमको अब तर्क नहीं देना है कि चांद पे साड़ी का दुकान नहीं हो सकता है, तो हमें ये चीज़ें मान करके ही करना है, मतलब ये सही मान के करना है। तो चलिए पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर हमें अच्छे से इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कथन, आपको पहला नंबर क्या कह रहा है कि सभी किताबें जो है वो क्या है तो नोबल है। तो मतलब जितना भी बुक है, हम बुक को बी से लिख लेते हैं, ये क्या है तो नोबल है, यही बात कहा गया नोबल, हम इसको नोबल को एन से लिख लिए। दूसरा पढ़िए कथन क्या कह रहा है कि कुछ नोबल कविताएँ हैं, कुछ नोबल जो है ऐसे कविताएँ हैं, कविताएँ हैं, ठीक है। आपको मन में एक और चीज़ आ रहा है कि सर ऐसा जो आप डायग्राम बनाए हैं तो हमें तो सिर्फ इसमें ये बोला गया कथन नंबर 2 में कि कुछ जो नोबल है वो कविताएं हैं, इस किताब के बारे में तो नहीं बोला गया है, तो आप ऐसे क्यों नहीं बना दी है डायग्राम। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखिए, आपके अगर मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका कंसेप्ट में कुछ कमी है कि आप ऐसे क्यों नहीं बना दिए हैं कविताएं ऐसे क्यों नहीं बना दिए। तो मैं बोलूँगा भाई ये डायग्राम ए है बेसिक और ये डायग्राम 2 है, तो ये दोनों सही है, लेकिन निष्कर्ष जब भी हम देखेंगे तो निष्कर्ष में दोनों डायग्राम फॉलो करना चाहिए। अगर दोनों डायग्राम फॉलो नहीं कर रहा है तो निष्कर्ष तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप निष्कर्ष पढ़िए, यहाँ पे दोनों सही है। ये है आपका बेसिक डायग्राम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेसिक डायग्राम, ये तो हर हालत में फॉलो करना ही चाहिए। इसको आप एडवांस डायग्राम बोलिए या ओवरलैप डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष पढ़िए, क्या कह रहा है कि कुछ किताब यानी कि कुछ जो है कुछ किताबें कविताएं हैं, तो ठीक है, कुछ किताबें जो है कविताएं हैं। तो देखिए इसमें तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या सही होगा, नहीं सही होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ किताबें कविताएं हैं, तो आप यहाँ तो देख रहे हैं कविताएं, कुछ किताब जो है बुक कविताएं हैं, लेकिन यहाँ है क्या नहीं ना, तो आपको नहीं फॉलो किया बेसिक डायग्राम को, तो हमें क्या कर देना है गलत कर देना। दूसरा पढ़िए क्या कह रहा है कुछ कविताएं नोबल हैं। तो देखिए कुछ कविता जो है आपको यहाँ पे जो कविता दिख रहा है ये और नोवेल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, और इसमें भी दिख रहा है क्योंकि नोवेल जो है यहाँ पे भी कविताएं हैं और यहाँ पे भी है ना, तो आपको दोनों फॉलो कर रहा है। तो इसके मतलब क्या हो गया निष्कर्ष 2 जो है ये सही है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है, निष्कर्ष 2 सही है। तो आप अच्छे से समझ गए डायग्राम को, ठीक है। बहुत जगह क्या करते हैं लोग कि सिर्फ ये बेसिक डायग्राम बना देते हैं। अब लोगों के मन में जब विचार आता है कि ऐसे क्यों नहीं लिखा जा सकता, तो वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, इसीलिए मैं आपको ये डायग्राम दिया
दिया हूँ, नहीं तो 90% लोग यही डायग्राम से काम चला लेते हैं, जो 1 नंबर डायग्राम है उसी से, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों बताया हूँ, क्योंकि दोनों कैसे सेटिस्फाइड करता है। अगर मन में आपका कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो मैं ये बता दिया आपको कि ऐसे क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, जैसे भी ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन है, तो आपका अगर यहाँ 25 से 625 देख ले तो आपको क्या दिमाग लग रहा है कि अच्छा इसका स्क्वायर होगा, बिल्कुल। तो जब इसका स्क्वायर किए 25 का, इसका जब अगर आप स्क्वायर किए हैं तो क्या आएगा, 625 आएगा। लेकिन जब आप 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, और इसमें अगले नंबर से गुना मतलब 12, तो ये 1225 आ गया। ऑप्शन में है क्या, वाह, ऑप्शन में तो है ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा। अब ये देखिए, जब आप 25 में कितना 25 से गुना किए तो कितना आ गया, 625 आ गया। तो उसी तरह से अगर आप 35 में गुना कीजिए कितना से, तो 25 से, तो ये कितना आ जाएगा, 875 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 875, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले तो आपका ये दिमाग जरूर क्लिक करेगा, क्योंकि 25 से 625 मतलब स्क्वायर है। अगर स्क्वायर से नहीं काम चल रहा है तो हमें देख लेना है कि 25 में 25 से गुना किए, तो मतलब 35 में 25 से गुना कर लेते हैं, तो इसके बाद ये आंसर आपका आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टर्म कंडीशन वाले क्वेश्चन दिया गया है। इसमें प्रश्न क्या है कि ए, बी और सी में कौन सबसे बड़ा है, यही बात आपको इसमें लिखा गया है प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पे यही कहा गया है कि एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं, 1, 2 और 3 से अंकित किया जाता है कि आपको यह तय करना है कि प्रश्न उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, आपको जो बोल रहा है जैसे जैसे वैसे वैसे कीजिए, आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कथन में, पहला क्या कह रहा है कि पहली बात कि 3 लोग हैं, तो हम मान लेते हैं 3 लोग ऐसे होंगे, कुछ ए मतलब ऐसे 3 को मतलब बना लिया मैंने। अभी ए बी सी को नहीं बैठा सकता ना, क्योंकि पता नहीं ए बी कहाँ बैठेगा। उसके बाद क्या कह रहा है आपका कथन कि ए सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा नहीं है मतलब ये जो होगा यहाँ नहीं होगा, लेकिन सबसे छोटा नहीं तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दोनों प्लेस पे हो सकता है। दूसरा कथन पढ़िए क्या कह रहा है कि सी बी से लंबा है, तो सी जो है बी से लंबा है, तो अगर बी को आप यहाँ पे ले लीजिए तो सी कहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो बी का तो अब तो यही नहीं पता चला। आपको इससे पता चल रहा है कि कौन सबसे लंबा है। अगर मान लिया जाए ए यहाँ बैठ जाता है तो ए सबसे लंबा हो जाएगा। अगर ए कहाँ बैठ जाता है, यहाँ बैठ जाता है तो सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ए यहाँ बैठ जाता है तो फिर सी यहाँ बैठ जाएगा, तो सी सबसे लंबा हो जाएगा। तो आपको इससे कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जानकारी जो है अपर्याप्त है, मतलब आपका ये हो जाएगा सही, ठीक है। मतलब इसमें आपको जो दिख रहा है ये जानकारी अपर्याप्त है, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब आपका इसमें जानकारी अधूरा है, क्योंकि पूर्ण जानकारी नहीं है। अगर आप ए को यहाँ बैठा दीजिए तो सी बड़ा हो जाएगा, अगर ए को यहाँ बैठा दीजिएगा तो ए बड़ा हो जाएगा, तो आपका जानकारी इसमें अपर्याप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रख के चलना है कि माला की ओर इशारा करते हुए काला कहती हैं वह मेरे भाई की एकलौती बहन की पुत्री है, तो माला काला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू ही आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात कौन है, तो काला इसका भाई, मतलब काला का जो ब्रदर है, और काला ये भी कह रही कि इसका जो भाई है उसका एकलौती बहन है, तो मतलब एकलौती बहन कौन है, काला सेल्फ है। और काला किसके ओर इशारा कर रही है, माला की ओर, माला। और काला ही ये बात बोल रही है कि ये माला मतलब इसके ब्रदर का जो एकलौती बहन है उसकी कौन है, पुत्री है। तो मतलब क्या, इसमें सिंपल बात ये कर रहा है कि ये काला की कौन है, तो ये पुत्री ही है। आपसे पूछा क्या है कि माला काला से कैसे संबंधित है, माला कैसे संबंधित है, तो माला कौन है, पुत्री है, किसका, तो काला के। तो यहाँ पुत्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। बात आप समझ गए ना, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए कह रहा है कि माला की ओर इशारा करते हुए, यहाँ देखिए काला माला की ओर इशारा कर रही, ठीक है। उसके बाद करें कि वह मेरे भाई की एकलौती बहन, इसके भाई मतलब काला के भाई ये हो गए, इसके भाई की एकलौती बहन, तो ये एकलौती बहन कौन है, यही तो है सेल्फ, क्योंकि क्वेश्चन में और तो किसी का चर्चा किया नहीं गया, तो ये काला ही है सेल्फ। तो और इसका ये पुत्री है, ये भी ये कह रही कि पुत्री है, तो मतलब क्या हो गई कि माला जो है ये पुत्री है किसका, काला के। तो आप समझ गए। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो था, आप मेरे साथ बने रहिए। हर दिन मैं एक वीडियो लेकर के आता हूँ और हर टॉपिक पर लेकर के आता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ सब सब्जेक्ट का, और जो भी क्वेश्चन मिलेगा मेरे चैनल पे आपको इफेक्टिव मिलेगा, इससे आपको बेनिफिट होगा, तैयारी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।